हर बाड़ के लिए मजबूत खंभे जरूरी हैं और तकनीकी पेनोप्लेक्स की बाड़ जिससे मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ, और नालीदार धातु शीट की बाड़, धातु पिकेट बाड़, चेन लिंक जाली की बाड़, यहाँ तक कि सबसे सस्ती नीली जाली की बाड़ के लिए भी। इन उद्देश्यों के लिए धात के खंभे सबसे बेहतर हैं। यहाँ तक कि ईंट के खंभों में भी धात डाली जाती है। आमतौर पर धातु के खंभे लगाने का काम मुश्किल और मेहनत वाला लगता है, खासकर उस कठिन जमीन पर जिसमें ज्यादा मात्रा में मिट्टी होती है और जो ठंड में फूलने वाली ताकतों के असर में आती है। हमारे यहाँ जमीन ऐसी ही है। ऐसे मामलों में जमीन के जमने से भी नीचे गहरा कंक्रीट डालना जरूरी होता है। ऐसे खंभों को आसानी से, जल्दी, एक बार में और हमेशा के लिए, और सबसे जरूरी बहुत सटीक तरीके से कैसे लगाया जाए, लगता है मैंने इसका एक आसान हल ढूंढ लिया है। बागवानी ड्रिल और कुछ साधारण सस्ते घरेलू उपकरणों की मदद से, जो पहली नजर में इस मुश्किल काम को असली मजा बना देते हैं, आप आसानी से मिलीमीटर की सटीकता हासिल कर सकते हैं। और ऐसी कामयाबी सिर्फ अनुभवी कारीगर ही नहीं, बल्कि पेंशनर बागवान, स्कूल का छात्र, कॉलेज का विद्यार्थी, संगीतकार, प्रोग्रामर और यहाँ तक कि अकेली गृहिणी भी हासिल कर सकती है। इस तरीके में बहुत कम निर्माण सामग्री चाहिए, जिसे आप अपनी कार या बागवान की ट्रॉली से भी ला सकते हैं। याशा कोसियाक चैनल के दर्शक सबसे पहले इस महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे। विषय बहुत ही सामयिक है, इसलिए सब कुछ क्रम से बताएंगे। सभी को नमस्कार। सब कुछ खंभों के सेंटरिंग टूल से शुरू हुआ। यह एक साधारण उपकरण है जिसकी योजना के अनुसार यह बहुत अधिक सटीकता के साथ बार के खंभों को स्थापित करने की अनुमति देगा, जिससे पूरी तरह से सीधा खड़ा खंभा प्राप्त करना काफी आसान हो जाएगा और खंभे ठीक उन्हीं जगहों से निकलेंगे जो शुरू में तय की गई थीं, न कि उन जगहों से जहां अपेक्षित से बहुत ज्यादा विचलन हो। सेंटरिंग टूल कई तरीकों से बनता है। मैं 2 मिमी मोटी बेकार शीट मेटल लेता हूं और बीच में 20 सेंटीमीटर गोल छेद करता हूं। इसी व्यास का उपयोग मैं खंभों के छेद के लिए करूंगा। मेटल ब्लेड वाला इलेक्ट्रिक जिगसॉ यह काम आसानी से करता है। मैं फेंसिंग पोल का छोटा टुकड़ा और 10 मिमी सरिया लेकर उससे फ्रेम बनाता हूं, जिसमें पोल टुकड़ा अच्छी तरह फिट हो जाता है। लंबे टुकड़े पर देखता हूं कि सब सही है या नहीं। फिर मुझे एक तरह की कीप की जरूरत पड़ी, जिससे बोरिंग पाइल में कंक्रीट डालना आसान हो सके। कुत्तों के लिए इस्तेमाल होने वाला ऐसा कॉलर संकरी जगह में थोड़ा छोटा साबित हुआ। तभी मुझे समझ आया कि जो ताकत मुझे कबाड़ फेंकने से रोकती थी, उसका क्या फायदा है। बहुत पुराना कास्ट आयरन चीनी ग्रिल उन सालों का बना हुआ जब शायद चीन ने पूरी दुनिया को, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, पछाड़ने के बारे में सोचा भी नहीं था। इसकी एक हिस्सा मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त है, सिर्फ थोड़ा सा बदलाव की जरूरत थी। गार्डन ड्रिल से मैंने गहरी खुदाई की, लोहे की कीलों से सेंटरिंग डिवाइस को सही जगह पर फिक्स किया और बहुत सटीकता के साथ पहला खंभा कंक्रीट में डाल दिया। तकनीक काम कर रही है, वाह! मुझे पहला अनुभव मिला, जिससे कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले। सबसे बड़ा निष्कर्ष है कि यह प्रक्रिया बहुत किफायती है। एक खंभे को मजबूती से कंक्रीट करने के लिए बहुत ही कम मात्रा में गिट्टी, रेत और सीमेंट की जरूरत होती है। अगर चाहें तो मैंने अभ्यास किया है, अब सब फिक्स हो सकता है। चिन्हित जगह पर गार्डन ड्रिल से छेद शुरू करता हूं। ये बोर मैंने सिर्फ 30 बेलारूसी रूबल, लगभग $10 में छूट पर खरीदा था, जो 1000 रूसी रूबल से ज्यादा नहीं है। हमारी मिट्टी में काफी मात्रा में चिकनी मिट्टी है, लेकिन इसमें कोई पत्थर नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल सिर्फ उपजाऊ परत से गुजरने में आती है, जिसमें आसपास के पेड़ों की जड़ें अक्सर मिल जाती हैं। लेकिन पुराना सेकाटर, बागवानी की कुदाली और पतली फावड़ा इस परत को पार करने में बोरर की मदद करते हैं। मैं देखता हूं कि जड़ों से छेद की दिशा न बदले, फिर खुदाई जारी रखता हूं।
इस साधारण बर्मा की क्षमताएं उतनी अच्छी नहीं हैं। पेसनी याशी कोसियाका चैनल के शुरुआती दिनों में मैंने एक सचमुच अच्छे बोरर के निर्माण पर वीडियो बनाया था। शुरुआत में थ्रेड जैसी बनावट से यह खुद जमीन में घुसता और कसता जाता है। दबाव नहीं, बस घुमाना होता है। वो बोरर मैंने अपने ससुर को उपहार में दिया था और वे उसे बहुत दूर अपने देहाती घर ले गए। सच बताऊं तो नया बनाने का मन नहीं है। असल में साधारण बोरर भी यह काम अच्छे से करता है और लटकाया गया साहुल साफ दिखाता है कि बोरिंग बिना किसी बड़े वर्टिकल विचलन के की जा रही है। पहले तरीके में मेरी खरीदी हुई बोरर की ऊंचाई 1 मीटर है। इसमें एक सेगमेंट भी है जिससे इसे 1 मीटर और बढ़ाया जा सकता है। मैं इंसुलेशन टेप से ब्लेड से 1.5 मीटर दूर निशान लगाता हूँ। मई की शुरुआत है और इस समय हमारे इलाके में भूजल स्तर सबसे ऊंचा होता है, इसलिए लगभग 1 मीटर 20 सेंटीमीटर तक खुदाई करने के बाद मैं निकाले गए मिट्टी की नमी पर ध्यान देना शुरू करता हूं। यहां अभी निशान है 1.5 मीटर। मिट्टी की नमी नहीं बढ़ी, फिर भी खुदाई रोककर सक्रिय कंक्रीटिंग की तैयारी शुरू कर दी। भूजल आने पर उपाय रहेगा। सबसे पहला खंभा लगाते समय पानी तक नहीं पहुंचा था। यह दूसरा खंभा जो कि बीच में है, थोड़ी नीची जगह पर है। 3 हिस्से रेत में, 1 हिस्सा सीमेंट और 5 हिस्से बजरी मिलाऊंगा। बोर करके डाली जाने वाली पाइलें किफायती और बनाना आसान है। प्रबलित कंक्रीट भरोसेमंद व टिकाऊ सामग्री है। अगर सही वाटरप्रूफिंग की जाए तो यह बहुत भरोसेमंद और टिकाऊ बनता है। इसलिए कंक्रीट की वाटरप्रूफिंग की समस्या मैं हमेशा के लिए हल कर दूंगा। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर गहराई तक खुदी हुई बोरिंग के ऊपर सेंट्रलाइजर लगाया जाता है, लेकिन ये दूसरी पीढ़ी का है और अब मैं इसे पोजीशन करने में लग जाता हूं। पिछली वीडियो में जिसमें मैंने बाड़ के बारे में बताया था, मैंने दिखाया था कि कैसे मैंने खंभों के लिए जगह आसानी से और सरलता से चिन्हित की थी। मैंने इसमें तनी हुई स्टील रस्सी, प्लम लाइन और फीते का उपयोग किया था। चिन्हित रस्सी अब भी तनी है। मैं कैराबीनर पर लगी प्लम लाइन से सेंट्रलाइजर की स्थिति हमारे और पड़ोसी के प्लॉट के अनुसार तय करता हूं। मैं फीते से सेंट्रलाइजर की स्थिति दोनों तरफ के खंभों के मार्किंग पिन देखकर तय करता हूं। सेंट्रलाइजर सही जगह लगाया गया है। मैं उसे जमीन की सतह पर कोनों को ठोक कर फिक्स कर देता हूं। अब सिर्फ तकनीकी काम है। मैं दूसरी पीढ़ी के खंभे को सेंट्रलाइजर में फिट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वेल्डेड रॉड्स की वजह से उसकी निचली बनावट चौड़ी हो गई है और वो फिट नहीं हो रहा। सच में गलती हो गई। वैसे मेरा नाम याशा गलती है। यह दूसरी पीढ़ी का सेंट्रलाइजर खासकर दूसरी पीढ़ी के खंभों के लिए है, इसलिए गलती मेरी ही है। सेंट्रलाइजर यह सुनिश्चित करता है कि खंभा जमीन की सतह पर बिल्कुल तय की गई जगह से ही निकले। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि वह अपनी धुरी के चारों ओर अनचाहे तरीके से न घूमे और ऐसा कंक्रीट डालने की प्रक्रिया में आसानी से हो सकता है। इस दौरान खंभा 2 निर्देशांकों के अनुसार हिल सकता है, जिसकी वजह से उसे बिना किसी परेशानी के बिल्कुल सीधा खड़ा किया जा सकता है। इस बाल की योजना बनाते समय मैंने कई वीडियो देखे। पोस्ट सोवियत देशों में लोग अक्सर इंस्टॉलेशन के समय अलग अलग दिशाओं में सरिये गाड़कर उन पर खंभा वेल्ड कर देते हैं। ये तरीका बिल्कुल देहाती है। समझ नहीं आता कि जो लोग प्रोफेशनली बाड़ और शेड लगाने का काम करते हैं, वे ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकते। वे अब भी घुटनों के बल झुककर असुविधाजनक स्थिति में सरिये के टुकड़े गाड़ने और उन पर खंभा वेल्ड करने की कोशिश करते हैं। साथ ही अलग अलग दिशाओं में गाड़ा सरिया कंक्रीट के बाद शायद ही निकलेगा और ये उभारने वाली ताकतों के लिए सहारा बनेगा, जो उसे ऊपर उठाकर खंभे को टेढ़ा कर सकती हैं। दूसरी पीढ़ी के सेंट्रलाइजर में भी चीनी ग्रिल का तकनीकी हिस्सा वैसे ही फिट बैठता है। सुविधाजनक फनल और छोटे व्यास के चिकने सरिये की वजह से कंक्रीट डालना बहुत आसान है। पाइल को भरना शुरू हो जाता है। ग्रिल के इस हिस्से को देखकर मैंने अपने चीनी भाइयों के लिए दिल से खुशी महसूस की।
इस बात के लिए कि वे सिर्फ आम सामान बनाने पर नहीं रुके, बल्कि उससे कहीं आगे बढ़ गए। हमारे बेलारूस और चीन के अच्छे संबंध होना बहुत अच्छी बात है। मैं कंक्रीट को लकड़ी की पट्टी से दबा रहा हूं। पहले खंभे पर समझ आया कि बिना कंक्रीट मिक्सर भी काम हो सकता है। मिक्सर अटैचमेंट वाला हैमर ड्रिल सूखे सीमेंट और रेत को जल्दी और अच्छी तरह मिलाता है। क्योंकि कंक्रीट को खराब करने में पानी मुख्य कारण है, इसलिए मैं केवल सीमेंट की मात्रा का 50-70% ही पानी डालता हूं। कंक्रीट गाढ़ा बनता है, लेकिन मेरी जरूरत के लिए यही सही है। जमीन की सतह से लगभग 40-50 सेंटीमीटर पहले मैं कंक्रीट डालना बंद कर देता हूं। 5 छोटे मिश्रण परफोरेटर से बनाना काफी है। मैं सेंट्रलाइजर का मध्य भाग हटा देता हूं। मैं 110 की सीवर पाइप का टुकड़ा लगाता हूं और उसे कंक्रीट से भर देता हूं। खंभा फिर से फिक्स हो जाता है। सीवर पाइप और कंक्रीट की सुरक्षा पर रेत डालकर अच्छे से दबा देता हूं। दूरी बिल्कुल 251 सेंटीमीटर है। दूरी की स्थापना की सटीकता फिर से बेहतरीन है। अगले खंभों की स्थापना से पहले मुझे लगता है कि एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्से का उल्लेख करना जरूरी है। वो है बार के खंभों की तैयारी। मैंने 6 मीटर लंबी 6x6 सेमी की प्रोफाइल पाइप खरीदी है। दीवार की मोटाई 3 मिलीमीटर है। पहले मैं कपड़े से इसे पोंछता हूं ताकि गंदगी हट जाए। कैमरे के पीछे अभ्यास करने के बाद मुझे समझ में आया कि आगे की सफाई के लिए कम से कम 3 चरणों की जरूरत है, और अगर इससे भी ज्यादा हो तो और अच्छा है। मैं पहला कपड़े का टुकड़ा लेता हूं, उसे धातु के लिए बने डिग्रीजर से गीला करता हूं और फिर रगड़ता हूं। बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि कच्ची प्रोफाइल पाइप पर बहुत ज्यादा तेलीय तत्वों की परत चढ़ी हुई है। संभवतः ये उत्पादन प्रक्रिया में और खुले में धातु के परिवहन व भंडारण के दौरान एंटी कोरोजन सुरक्षा में उपयोग होते हैं। कपड़े को गीला कर मैं प्रोफाइल की तीनों तरफ पोंछता हूं, फिर 180 डिग्री घुमाकर दोबारा रगड़ता हूं। व्हाइट स्पिरिट का इस्तेमाल सफाई में किया जा सकता था, क्योंकि ये जल्दी वाष्पित नहीं होता। डिग्रीजर अंत में ही उपयोग होता है। अब मैं दूसरे कपड़े से काम शुरू करता हूं। पाइप साफ हो गई है, पर उसमें काफी चिकनाई अभी भी बाकी है। मैं प्रक्रिया दोहराता हूं। तीसरा, कपड़े का टुकड़ा शुरू में अपनी सफाई से खुश करता है, लेकिन जल्दी ही पता चला कि तीसरी सफाई भी पहली 2 जितनी जरूरी है। मैंने समझा कि धातु को बार बार साफ किया जा सकता है, लेकिन किसी न किसी मोड़ पर बस रुक जाना चाहिए। पहली 4 साफ की गई पाइपों और बाकी बिना साफ की गई पाइपों के बीच फर्क साफ नजर आता है। मैंने इन पर करीब 1 लीटर डिग्रीजर और हर पाइप पर 3 कपड़े खर्च किए। धातु पेंट करने से पहले सफाई के लिए इंटरनेट से लाइफ हैक्स ढूंढे। मुझे पहला तरीका उसकी सस्ती और आसानी से मिलने की वजह से अच्छा लगा। मैंने पाइप को किचन स्पंज से जोर से रगड़ा, झागदार घोल की कंजूसी नहीं की। स्पंज को मैं बार बार बाल्टी में धोता हूं। टेस्ट वाली कपड़ा बहुत जल्दी दिखा देता है कि यह आम लाइफ हैक भी कोई आसान समाधान नहीं है। संतोषजनक परिणाम कम से कम 3 बार पाइप धोने के बाद ही दिखते हैं। पानी के साथ झंझट करने में, खासकर ठंडे मौसम में जिसमें मैं काम कर रहा था, कोई खास मजा नहीं है। ऐसे धोने के बाद मैं पाइप को जितना हो सके सूखा पोंछता हूं, वरना अगर सुरक्षा हट गई हो तो पाइप तुरंत जंग लगने लगती है। सॉल्वेंट या डिग्रीजर से सफाई करते समय गंदगी कपड़े में ही रह जाती है। बर्तन धोने वाले लिक्विड का इस्तेमाल करने पर गंदगी पानी में चली जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं,
ये भी एक काफी मेहनत वाला काम है। हर चीज लाइफ हैक नहीं होती जैसा लगता है। अगर आप थोड़ी भी ढील या कम मेहनत करते हैं तो धुले बिना हिस्से रह जाते हैं। बिना पतला किया हुआ डिटर्जेंट भी कोई मदद नहीं करता। इस उबाऊ पार्टी में मुझे यही लगता था कि अगर हम अपने बिल्डरों से बाड़ बनवाएंगे तो काम अधूरा और खराब ही मिलेगा। जैसे बिना चिकनाई निकाले खंभे पेंट करना। हो सकता है कि वे यह चरण पूरी तरह छोड़ ही दें। घटिया पेंटिंग भी कुछ साल चलती है। जब सब कुछ जंग लगेगा तब उन घटिया काम करने वालों को ढूंढना और जिम्मेदार ठहराना मुश्किल होगा। असल में अगर आप लंबे समय तक धोते रहें तो इस तरीके से भी खराब नतीजा मिल सकता है। जैसे कि जब आपके पास डिग्रीजर नहीं है और उसे लाने का कोई तरीका नहीं है। फिर मैंने अगला सबसे आम लाइफ हैक आजमाने का फैसला किया, जिसमें छोटी मशीनों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हाई प्रेशर वॉशर और फोम जनरेटर के साथ ऑटो केमिकल्स, जो बिना छुए कार धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाकी पाइपों को मैं ऐसे रखता हूं कि एक बार में फोम पाइप के दोनों ओर लग जाएं। मैं पलट देता हूं। मैं इस प्रक्रिया को दोहराता हूं। बिना छुए कार साफ करने का अनुभव है, जिससे पता चला कि संपर्क से सब कुछ बेहतर हो जाता है। मैं हर पाइप की हर साइड स्पंज से साफ करता हूं। उम्मीद है कि रसायन पर्याप्त असर कर चुके होंगे। उन्हें धोकर हटाना शायद आज धातु साफ करने के सारे कामों में सबसे सुखद काम है। वाकई में कम मशीनीकरण महसूस होता है। अब फिर असली परीक्षा का पल है। वो चमत्कार जिसकी मुझे इतनी उम्मीद थी, नहीं हुआ। निष्कर्ष: अगर मैंने पाइप को धातु के लिए विशेष डिग्रीजर से साफ किया होता और उन संदिग्ध लाइफ हैक्स पर ध्यान न दिया होता तो कम समय लगता। हाँ, मैं पाइपों को डिग्रीजर से साफ करता हूं। अगर आप अपना अनुभव कमेंट्स में साझा करेंगे तो मैं आभारी रहूंगा। अब मैं इस तरह की जंग-रोधी मस्टिक का इस्तेमाल करूंगा। यह दुर्भाग्य से कोई विज्ञापन नहीं है। लगता है यह कुछ एपॉक्सी जैसा है, क्योंकि एक घटक को दूसरे से मिलाना होता है। इसे मेरे पड़ोसी ने लिया है। इस मिश्रण से संरक्षित धातु संरचनाओं पर 12 साल बाद भी जंग शुरू नहीं हुई है। 6 मीटर लंबी पाइपों को रंगते समय मुझे नहीं पता था कि इन्हें किस आकार में काटना है। मुझे पता था कि खंभों का 2 मीटर ऊंचा हिस्सा जमीन के ऊपर रहेगा, इसलिए मैंने दोनों सिरों से पाइप 2-2 मीटर तक रंगने का फैसला किया। रंगाई से ठीक पहले सतह को एक बार फिर से डिग्रीज कर लेता हूं। इस तरह से रंगाई करने पर मेरे पास आगे के लिए काफी विकल्प खुले रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर चाहूं तो काटकर एक खंभा 3.5 मीटर लंबा बना सकता हूं और दूसरे 2.5 मीटर वाले खंभे को 1 मीटर पाइप जोड़कर 3.5 मीटर तक बढ़ा सकता हूं। मैं कई विकल्पों में से कोई और तरीका भी अपना सकता हूं, जो बाद में ज्यादा पसंद आ सकता है। पड़ोसी की मस्टिका की कवरिंग अच्छी थी। मैंने पाइपों को पूरी तरह रंगना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि जब मैंने इस विषय का अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि जो हिस्सा कंक्रीट में डाला जाएगा उसकी पकड़ मजबूत करने के लिए उसे रंगना नहीं चाहिए, जैसे कि सरिया को भी नहीं रंगा जाता। मुझे लगता है आप भी जानते हैं कि ऑटोमोबाइल पेंटिंग मेहनत और बारीकी का काम है। वैसे भी औसत बाड़ आमतौर पर कार से ज्यादा समय तक चलती है, तो हम बाड़ों को रंगने में जिम्मेदारी क्यों नहीं दिखाते? मुझे लगता है कि प्रोफाइल पाइप बनाने वालों को अच्छा लगता है जब हम उन्हें बिना सही तैयारी और मेहनत के रंग देते हैं। जो बाड़ें लगभग हमेशा चल सकती हैं, वे भी जंग खा जाती हैं। इसलिए नई बाड़ की जरूरत पड़ती है और हम फिर से बाड़ के लिए धातु खरीदते हैं। मैं तैयार चीजों को निर्देशानुसार 2 परतों में सुखाकर रंग लगाता हूं। सबसे पहला खंभा पर्दे के पीछे लगाया गया, जिसमें 3.5 मीटर लंबी पाइप थी, 1.5 मीटर जमीन के नीचे, 2 मीटर ऊपर। अब मेरे पास खंभों का बेहतर विकल्प था, जिसके लिए मुझे नई जनरेशन का उन्नत सेंटरिंग टूल चाहिए था। शीट मेटल नहीं था, तो मैंने 25 बाई 40 मिमी प्रोफाइल पाइप का टुकड़ा गर्म करने का सोचा। मेरे सीमित शौकिया वेल्डिंग कौशल के बावजूद इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वेल्डिंग बिल्कुल नहीं आती
मेरा अनुभव दोहराना चाहे, जैसे कोई अकेली गृहिणी, तो मुझे लगता है कि वह आसानी से अपने पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेगी जो यह साधारण उपकरण थोड़े से इनाम के बदले वेल्ड कर देगा। सभी माप मनमाने हैं, सिर्फ 60 बाई 60 मिमी की चिकनी सरिया की जाली को छोड़कर। अभी तक ना आजमाए गए पोल सेंट्रलाइजर से मुझे काम को आसान बनाने की काफी उम्मीदें थीं, इसलिए मैंने उसे पेंट करने में भी आलस नहीं किया। पहले जनरेशन के सेंट्रलाइजर को भी मैंने पेंट किया। दूसरी, ज्यादा उन्नत पीढ़ी के खंभों के लिए पास की मेटल बेस से मैंने 12 मिमी मोटाई की कुछ सरिया खरीदी। रफ्तार के मामले में मैं कोई बहुत तेज काम करने वाला नहीं हूँ, हमेशा कुछ न कुछ ध्यान भटका देता है, इसलिए सब कुछ रुक रुक कर ही होता है। जो हिस्सा रंगा गया उसे मैंने जंग से बचाने की कोशिश की। पाइपों पर धूल जम गई थी, लेकिन पेंट अब मजबूत था। इस बार के बारे में लगभग 20 साल से सोचा जा रहा था, इसलिए कुछ हफ्ते या महीने भी क्षण भर जैसे हैं। जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं पाइप को नापकर ठीक बीच में काटता हूँ, यानी 3-3 मीटर के 2 हिस्सों में। सस्ते इनोवेशन को पेसनी याशा कोसिका चैनल पर कोसिया का या YouTube स्पॉन्सरशिप से सपोर्ट किया जा सकता है। रूस के दर्शक बूस्टी सर्विस से ये कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे है। मैं प्रोफाइल पाइपों पर सरिया वेल्ड करने वाले वीडियो मास्टर क्लास देख लेता हूँ। हर नई कोशिश में नतीजे बेहतर हो रहे हैं। मैं सरिये को चौकोर पाइप के कोनों पर नहीं, बल्कि उसकी साइडों के बीच में वेल्ड करूंगा। मेरे हिसाब से इस तरीके से वेल्डिंग करने पर कुल क्रॉस सेक्शन कम होगा और ऐसा खंभा गड्ढे में ज्यादा आसानी से मूव कर सकेगा। ये जरूरी है अगर ड्रिलिंग के दौरान गड्ढा सीध से काफी हट जाए। दुनिया परफेक्ट नहीं है, इसका ध्यान रखें। अंत में मैंने 2 मिमी धातु से चौकोर प्लेट वेल्ड की, ताकि खंभा रॉड के जरिए गड्ढे के तल में न धंसे। इसे आसानी से सीधा खड़ा किया जा सकता था। वेल्ड की गई रॉड के बाद खंभे की ऊंचाई फिर 3.5 मीटर हो गई। हमारे गोमेल जिले के मौसम में, जो बेलारूस के दक्षिण पूर्व में है, 1.5 मीटर गहराई तक कंक्रीट डालना पूरी तरह से पर्याप्त माना जाता है। और भी कठोर जगहों के लिए बस खंभे के रॉड वाले हिस्से को लंबा कर दें और गड्ढों को और गहरा खोदें। जब खंभे की धातु की मोटाई 3 मिमी होती है, तो ऐसे खंभे निश्चित रूप से 2 मिमी मोटाई वाले खंभों की तुलना में मजबूत होते हैं। साथ ही हमारे जैसे गैर वेल्डरों के लिए ऐसी धातु को वेल्ड करना भी आसान होता है। गलती और लोहे के जलने की संभावना कम होती है। खंभे को सरिया से बढ़ाने से ज्यादा पैसे नहीं बचते, लेकिन उसे कंक्रीट में अच्छी तरह फिक्स करना चाहिए। मैं हमेशा कम टूल्स से काम करता हूं, इसलिए मेरे पास खास माइटर सॉ नहीं है, लेकिन स्क्वायर, मार्कर और छोटी ग्राइंडर थोड़े धीमे हैं, लेकिन ये भी मनचाहा नतीजा दे देते हैं। आगे मैंने फैसला किया कि मैं लंबे टेक वेल्ड से वेल्डिंग करूंगा, और इस आसान काम के लिए जो लोग वेल्डिंग नहीं जानते, मुझे लगता है कि वे आसानी से अपने पड़ोस में किसी शौकीन को ढूंढ लेंगे जो इसके बदले कुछ इनाम ले लें। और अगर ऐसा ना मिले तो विज्ञापन में थोड़े पैसे में करने वाला भी मिल जाएगा। अगला गड्ढा जड़ों की संख्या और मोटाई में रिकॉर्ड तोड़ था। कुछ जड़ों को सेकेट्रे और यहां तक कि पतली फावड़े से भी काटना नामुमकिन था। तब मदद के लिए बागवानी की आरी आई, जिसकी धार को दांव पर लगाना पड़ा। प्लम्ब लाइन को कैराबिनर पर फंदे से बांधा गया है, जिससे उसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और लाइन की लंबाई जल्दी बदली जा सकती है। दूसरी, कुआं खुदाई तक कंक्रीट जमना शुरू हो जाए, फिर सेंटरिंग टूल हटाकर नई जगह लगाएं। खंभे पर लगाना और सीवेज पाइप को कंक्रीट करना मेरा विचार नहीं था। मैंने इसे इंटरनेट पर देखा था। मुझे लगता है यह समझदारी है। इस तरह पाइल का निचला हिस्सा चौड़ा बनता है और ऊपरी हिस्सा, जहां मुख्य रूप से ठंड के कारण उभरने वाली ताकतें लगती हैं, वह पतला रहता है। मैं प्लास्टिक पाइप के चारों ओर गैर फूलने वाली रेत डालता हूं। पहले मैंने एक किनारे और बीच वाले खंभे को कंक्रीट किया, जो कैमरे के बाहर हैं। 50 मीटर पर तार ढीला पड़ जाता है, चाहे जितना भी खींचें। कुछ जगहों पर यह खंभों से भी नीचे आ जाता है। इसलिए मैंने एक तख्ती के टुकड़े और 2 लकड़ी के टुकड़ों से केंद्रीय खंभे के लिए तार उठाने वाला बना लिया। अब काम करना और भी आसान हो जाएगा। जब कंक्रीट सेट होता है तो उसमें सिकुड़न आ जाती है। बाद में उसे पाइप की पूरी ऊंचाई तक भरना पड़ता है। एक तरीका है जिसमें कुएं में बड़ी डायमीटर की पाइप डालकर उसमें खंभे को कंक्रीट से भरते हैं। मुझे ये अजीब लगता है,
मोटी पाइप जिसमें खंभा कंक्रीट किया गया है वह कुएं में ढीली ही रहेगी और खंभा भी उसके साथ हिलता रहेगा। मैंने डिग्रीधारी निर्माण विशेषज्ञों की राय देखी। विशेषज्ञों के अनुसार ड्रिल किए गए गड्ढे में कंक्रीट डालना सही है। दीवारों को सुरक्षित करने की जरूरत नहीं। यह खुदाई जड़ों की अनुपस्थिति में रिकॉर्ड बनी। अब आप अतिरिक्त मार्किंग डोरी भी उपयोग कर सकते हैं। इसे थोड़ा दूरी पर बांधना बेहतर है, न कि खंभों के बिल्कुल पास, वरना एक खंभा उसे थोड़ा सा हटा देगा, फिर अगला और इस तरह बार घुमावदार बन जाएगी। तार की मोटाई वजन और स्तर पर निर्भर करती है। मार्किंग डोरी से खंभों की लाइन नियंत्रित हो सकती है। उन्हें दोनों सतहों पर सीधा खड़ा होना चाहिए, जो डोरी से संभव नहीं। जब ग्रे सीवर पाइप के टुकड़े खत्म हो गए तो मैंने नारंगी वाला खरीद लिया। अब ये और भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। फेंसिंग के अंत में मैं खंभों को कंक्रीट या रेत सीमेंट से भरने की योजना बना रहा हूं, ताकि जंग से बचाया जा सके। अभी मैं इसमें जल्दी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंस्टॉलेशन के दौरान भराव के लिए शायद इन्हें ड्रिल करना पड़े। बेल्ट बैग, जैसा कि अमेरिकी मजदूरों के पास होता है, वो भी मेरे पास अभी नहीं है। मैं एक डिब्बे में जरूरी औजार रखता हूँ, जिससे आसानी से एक खंभे से दूसरे खंभे तक ले जाया जा सकता है और वो खोता नहीं है। 3 खंभों की इंस्टॉलेशन के लिए 25 किलो सीमेंट काफी है। एक खंभे के लिए रेत और बजरी बहुत कम लगती है। ये मैंने आपको अच्छे से दिखाया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर खंभे के ऊपरी हिस्से को बिना इस पाइप के छोड़ दिया जाए और सीधे रेत डाल दी जाए तो कुछ भी नहीं बदलेगा। समर्थक कहते हैं कि मिट्टी की ऊपरी परत प्लास्टिक पर फिसलती है, लेकिन धातु से चिपक कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। मैं भी बहुमत की बात मानकर वही कर रहा हूं जो सब करते हैं। वैसे भी पाइप ऊपर से ही रंगी हैं, बाकी हिस्से को कंक्रीट जंग से बचा लेगा। मैं फिसलने ही वाला था और सोच रहा था कि काम के लिए पेशेवरों को बुला लूं, जो खुद से बनाने वालों के उसूल के खिलाफ है। मैंने उन्हें बुलाया था कि वे आकर हिसाब लगाएं कि पट्टी डालने में कितना खर्च होगा, क्योंकि ऐसी जमीन पर यही सबसे अच्छा तरीका है। तो हुआ यूं कि उन लोगों ने 80 सेंटीमीटर गहरे डाले गए खंभों पर बनी पट्टी के लिए, जो ज्यादातर ग्रिलेज फाउंडेशन जैसा लगता है, और 2 तरफ की बाड़ 50 मीटर और 30 मीटर के लिए मुझसे 20,000 बेलारूसी रूबल मांगे, वो भी लोहे के खंभों के साथ, जो मेरे खंभों से पतले थे। ये $7,000 या फिर आधे मिलियन से ज्यादा रूसी रूबल बनता है। $90 या 7,000 रूसी रूबल प्रति मीटर। अगर मेरे पास इतने पैसे होते भी तो उन्हें इस तरह जमीन में गाड़ देना लगभग असल मायनों में बेवकूफी होती, वो भी अच्छे पड़ोसियों के बीच बाड़ लगाने के नाम पर। अगर मैं खुद पट्टी डालने लगूं तो पेसनी याशिकोशिया का चैनल साल भर इसी में लग जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने पूछा, अगर स्क्रू पाइल्स 1.5 मीटर जमीन में घुमाकर 2 मीटर सतह पर छोड़ें तो कीमत क्या होगी? पाइल लगाने वालों ने कहा कि वे पाइल्स को इतना ही घुमा सकते हैं कि वह जमीन के स्तर से थोड़ा ऊपर सीधा रहे, पूरी तरह सीधा नहीं कर सकते। ऐसे विकल्प में खंभों को पाइल्स पर सीधा वेल्ड करना होगा। स्क्रू पाइल्स घुमाने से मिट्टी ढीली हो जाती है और पाइल हिल सकती है, इसलिए बाड़ के पाइल्स का ऊपरी हिस्सा खोदकर कंक्रीट भरने की सलाह दी जाती है, जो सस्ता और आसान नहीं है। कंपोस्टर के जीव जंतु मैंने छोड़ दिए। ये बहुत ही आलसी और धीरे धीरे बाड़ बनाने का तरीका है। ऊपर की रस्सी और साहुल का इस्तेमाल करके मैंने उन खंभों की मार्किंग कर ली जिन तक पहुंचना संभव था। जिन खंभों तक पहले पहुंच नहीं थी, उन्हें छोड़कर अब धीरे धीरे अपनी ताकत से वहां भी पहुंच बना रहा हूं, जहां कंपोस्टर के कारण पहुंच नहीं थी। पुरानी बार की जाली सिर्फ कंक्रीट डालने वाली जगहों पर थोड़े समय के लिए हटाई गई। यह तरीका मुझे मानसिक रूप से आसान लगा, बजाय सब कुछ एक साथ हटाने के। इससे थकावट हो सकती है, जबकि खंभे लगाना बाकी है। अगर आप जटिल मिट्टी के लिए खंभे लगाने के अपने और भी उन्नत तरीकों को साझा करेंगे तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। इस वीडियो के रिलीज तक खंभे लगाने की जरूरत अब भी है, इसलिए मैं खुशी से कोई सस्ता और भरोसेमंद तरीका आजमाऊंगा। कंक्रीट डालते समय कोई खंभा नहीं हिला। इस वीडियो को साझा कर दूसरों की मदद करें, बड़ा लाइक करें। पेसनी याशिकोशिया का चैनल और रूट्यूब, वीके ग्रुप, टिकटॉक, ज़ेन को सब्सक्राइब करें। सभी लिंक नीचे हैं। घंटी भी दबाएं, मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। दुनिया में शांति हो। धन्यवाद।